हम लोग बात कर रहे थे आपका, उन लोगों की चर्चा चल रही थी जो लोग प्रोफेशन बेस्ड ऑन नॉलेज ये अपनाते हैं। और जब भी कोई प्रोफेशन बेस्ड ऑन नॉलेज ये अपनाएगा तो बिल्कुल ठीक उन्हीं प्रकार के रिजल्ट्स ये आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं की जा सकती। जैसे रिजल्ट वो व्यक्ति चाहता है जिसने ऐसे व्यक्तियों की सहायता ली है, ऐसा हमेशा होगा ये कोई गारंटी नहीं है। आप डॉक्टर साहब पास गए, डॉक्टर साहब आपका इलाज करेंगे, इसके बाद भी आपको नुकसान ये हो सकता है। आप वकील साहब के पास गए, वकील साहब आपकी, ठीक है, आपकी जो भी समस्या है उसके प्रति अपना संपूर्ण विधि ज्ञान जो उनके पास उपलब्ध है उस सबका उपयोग करते हुए आपका मुकदमा लड़े, फिर भी हार जाए, तो ये कोई गारंटी तो नहीं हो सकती कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं जिसने प्रोफेशन बेस्ड ऑन नॉलेज ये अपना रखा है तो वो आपकी समस्या का वही समाधान निकाल कर देगा जो समाधान आप चाहते हो। ये संभव नहीं है, और ये तो आम जीवन में संभव नहीं है। आप एक काम करते हो, अच्छा सोचकर करते हो, होता बुरा है, तो बुरा मानकर आपने थोड़ा नहीं किया था, आपने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन जो कुछ परिणाम आया वो बुरा है। तो क्या ये कहा जाए कि आपको बुरे के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा? और अगर ये कहा जाए तो ये कितना ठीक होगा? आपको बुरे के लिए उत्तरदायी दो ही दशाओं में होना चाहिए। एक, जब बुरा करने के लिए आपने काम किया, अर्थात जानबूझकर वो काम किया जिससे बुरा परिणाम आना ही था। और दूसरा, आपको तब दायी होना चाहिए जब उस काम को करने का जो साधारण तरीका था, साधारण तरीका मीनिंग देयर बाय आपकी जगह कोई भी होता तो वो काम को जिस तरह करता, आपने काम को उस तरह भी नहीं किया, तब आपको दायी होना चाहिए। क्यों? तब ये कहा जाएगा कि आपने उपेक्षा से काम किया। क्यों? आपने तो काम करने का वो तरीका नहीं अपनाया जो काम करने का सामान्य तरीका है, यानी जिस तरह से कोई भी काम करता, आपने तो वो काम उस तरह से भी नहीं किया, और तब तो आपको अपने किए के लिए उत्तरदायी होना ही चाहिए। और जब आप जानबूझकर कोई गलत काम कर रहे हो तब फिर आपको अपने कृत्य के प्रति, अपने काम के परिणाम के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं होना चाहिए? तब तो होना चाहिए। और अदरवाइज आपके काम का उत्तरदायित्व उस दशा में जबकि काम के वांछित परिणाम ये न आए हो, आप पर होना ही नहीं चाहिए। और बस यही बात है जो उपेक्षा की विधि का सार है। आप कामों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, आप कामों के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते, क्योंकि काम करना आपके हाथ में है। काम का परिणाम ये ईश्वर देता है, वो उसके हाथ में है। अगर काम का वांछित परिणाम आने ही लगे तब फिर ये कहा ही क्यों जाएगा कि सिर्फ कर्म आपके हाथ में है, फल ये आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन हां, काम में कोई कोताही है तब तो ये माना ही जाना चाहिए कि जब काम ही ठीक नहीं किया गया तो ठीक परिणाम ये कहां से आएगा? काम ठीक किया गया, परिणाम ठीक नहीं आया, दो कारण हो सकते हैं। दुर्घटना हुई है, ठीक है, अब दुर्घटना के लिए कोई दायी नहीं हो सकता। किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप हो गया जिसकी वजह से गलत हो गया, इसके लिए भी आप दायी नहीं हो सकते। हां, कुछ गतिविधियां स्वयं में इतनी खतरनाक है
कि उनकी शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो चूंकि ये माना जाएगा कि आप कोई भी गतिविधि तभी शुरू करते हो जब उस काम को करने में आपका लाभ होता हो, और जब एकदम खतरनाक गतिविधि आप शुरू कर रहे हो तो बिना किसी लाभ के आप क्यों कर रहे होंगे? तो उस खतरनाक गतिविधि के संपन्न होने से अगर कोई लाभ होता है तो वो आपको होगा। तो फिर उस स्तर की खतरनाक गतिविधि के किए जाने से भले ही किसी भी कारण से नुकसान हो रहा है तो दायित्व तो आपका होना चाहिए। इसी को हम लोगों ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूप में जाना है। जब इसी सामान्य सिद्धांत को हम अप्लाई करते हैं कब? जबकि विशेष ज्ञान और विशेष दक्षता पर आधारित पेशे को अपनाने वाले व्यक्तियों के संबंध में हम विचार करना शुरू करते हैं तो ठीक यही स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। कोई डॉक्टर है वो अधिकतम क्या कर सकता है? वो अधिकतम मेडिकल पेशे के लोगों के द्वारा जो किसी रोग के इलाज का मान्य तरीका है उस ढंग से इलाज कर सकता है। उसके बाद वांछित परिणाम ना आए, रोगी की स्थिति में सुधार न हो, रोगी की स्थिति और खराब हो जाए या रोगी उसकी जान भी चली जाए, तो आखिर डॉक्टर उत्तरदायी क्यों हो? वो जो कुछ कर सकता था वॉट एवर ही कैन डू, ठीक है, वो केवल इतना था कि वो मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुए लोग उस रोग के इलाज का जो मान्य तरीका बताते हैं उसी से उसका इलाज करता, सिर्फ इतना ही तो कर सकता था। तो यही सिद्धांत डॉक्टर्स के बारे में अपनाया जाता है। जब मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का हो, मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का हो मीनिंग एक पक्ष शिकायत कर रहा है कि हमें नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि चिकित्सक महोदय ने उस प्रकार से मेरा इलाज नहीं किया जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए था, और इस कारण हमें नुकसान हुआ। यदि शिकायत यह है तो इस शिकायत के बारे में कहा जाएगा इट इज अ कंप्लेंट अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस। लेकिन शिकायत करता ये कोई एंजल नहीं है, ये कोई फरिश्ता नहीं है कि साहब ये एकदम मासूम होगा, क्योंकि फरिश्ते के बारे में मानते हैं कि वो मासूम होगा। मासूम उसे कहते हैं जिसने कोई पाप नहीं किया है, जो किसी पाप के बारे में जानता ही नहीं, उसे मासूम कहा जाता है। इसलिए बच्चे को मासूम कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई एंजल नहीं है जो शिकायत कर रहा है, और न डॉक्टर साहब एंजल है, दोनों में से कोई एंजल नहीं है, गलत कोई हो सकता है। तो इसीलिए कानून की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक शिकायत करता है और एक दूसरे के विरुद्ध करता है, दूसरा उसकी शिकायत से इनकार करता है। फिर हमें समाज को रेगुलराइज करने की जिम्मेदारी, ठीक है, उठाने वाले व्यक्ति के नाते इन दोनों व्यक्तियों के बीच ये सही, ये ठीक, ये तय करना पड़ता है कि आखिर इनमें से ठीक कहता कौन है, और उसके हिसाब से न्याय निर्णय भी करना होता है। तो अगर शिकायत मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई मेडिकल नेग्लिजेंस है। तो इसे देखने का तरीका क्या हो, कैसे जाने कि मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं, क्योंकि आप तो कहेंगे नेग्लिजेंस है, और आप कह रहे इसके आधार पर नेग्लिजेंस मान ली जाए मेडिकली, ये तो ठीक नहीं होगा। तो न्यायालयों ने इस संबंध में कुछ सिद्धांत विकसित किए कि मेडिकल नेग्लिजेंस आखिर कब मानी जाए। देखिए, क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस कब होगी, जब 304A का मामला हो। वहां कहता है आपके उपेक्षा या उतावलेपन के कारण ऐसी मृत्यु हुई है जो
आपराधिक मानववध की परिभाषा में नहीं आती, वहां स्टैंडर्ड अलग है। और यहां ठीक है, ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है जिसमें क्षतिपूर्ति यह मांगी गई है। आदमी की मृत्यु हुई हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस, इसके बारे में बात हो रही है। मेडिकल नेग्लिजेंस है, ये तय कैसे करें, इस संबंध में न्यायालयों ने मत विकसित किए, और जो सबसे मान्य मत है, जिस मत को हमारे हिंदुस्तान में भी प्रथम बार 1993, कालांतर में 2005 इसमें मान्यता मिली है, वो मत पहली बार बोलम इस मुकदमे में प्रतिपादित हुआ था। बोलम इंग्लैंड में डिसाइड हुआ मुकदमा है, और मेडिकल नेग्लिजेंस के क्षेत्र में बोलम का वाद इतना प्रसिद्ध वाद है कि अगर आप बोलम का वाद ये भी लिखेंगे तो ऐसा कोई परीक्षक नहीं है जो मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात करे और बोलम के वाद को न जानता हो। वो जानता ही है बोलम के वाद को। तो मेडिकल नेग्लिजेंस को निर्धारित करने का तरीका पहली बार कब आया? बोलम के बाद में। कहां? इंग्लैंड में 1957 में। और बोलम के डिसीजन को अनेकों मुकदमों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अप्रूव किया है। हमारे लिए वो बात इसलिए महत्व की है, अन्यथा तो बोलम इंग्लैंड का मुकदमा है, उसका हमारे देश से क्या ताल्लुक। लेकिन अकृत्य, क्योंकि इनेक्टेड एलान नहीं है, या यूं कहें, ठीक है, अकृत्यात्मक दायित्व को समाहित करने वाले सभी लॉज इनेक्टेड नहीं है। कुछ है भी, जैसे एमबी एक्ट है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे फैटल एक्सीडेंट एक्ट है, लेकिन सभी, ठीक है, अप्रत्यात्मक दायित्व अधिनियमों से शासित हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो बोलम, यह मुकदमा इंग्लैंड में निर्धारित जरूर हुआ, लेकिन न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के रूप में, यानी अच्छे सिद्धांत के रूप में, न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के अनुरूप जो सिद्धांत है वो एक अच्छा सिद्धांत हुआ। न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के अच्छे सिद्धांत के रूप में उसे हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी किसमें 1993 में पहली बार, कौन से मुकदमे में? अच्युतराव हरिभाई खोडवा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पहली बार 1993, और उसके बाद 2005 में पूर्णतः मान्यता दे दी। आज हम 2005 में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दी बोलम के मुकदमे को, किस मुकदमे में? जैकब मैथ्यू। तो आज हम मेडिकल नेग्लिजेंस के प्रश्न को जैकब मैथ्यू इस मुकदमे में प्रतिपादित मत के मुताबिक डिसाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब बोलम में पहली बार डिसाइड हुआ 1957 में इंग्लैंड में, फिर अच्युतराव हरिभाई खोडवा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1993 हमारे देश में डिसाइड हुआ, फिर जो महत्व है वो जैकब मैथ्यू का क्यों, अच्युतराव का क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि अच्युतराव, ठीक है, ये बोलम के बाद को मान्यता देता है, लेकिन कंप्लीट मान्यता, यानी बोलम में जो कुछ कहा गया मेडिकल नेग्लिजेंस के हर एस्पेक्ट पर, उसकी स्वीकारोक्ति जैकब मैथ्यू में हुई। बोलम के मुकदमे में पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया कि कोई डॉक्टर हो, उसे 3 प्रकार के, ठीक है, अधिकार ये हैं। वो किसी पेशेंट को इलाज के लिए स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, अलग बात हुई। आपने पेशेंट के लिए दरवाजे नहीं खोला और बोर्ड लगा रखा है 24 आवर इमरजेंसी चालू है, आप उपेक्षा के दोषी हैं, नहीं कर सकते आप ये। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप ये नहीं कर सकते।
परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस संदर्भ में डिसाइड हुआ मुकदमा है? वे लोग जो आपराधिक घटनाओं में घायल होते हैं, उन्हें पहले प्राइवेट डॉक्टर्स इसलिए नहीं लेते थे कि हमें अदालतों का चक्कर एज ए साक्षी ये लगाना पड़ेगा, और इलाज में देरी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया कि ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है, आपको इलाज देना होगा, और वो भी तब जब यू हैव प्लेस्ड द बोर्ड एंड यू हैव रिटन ऑन दैट इमरजेंसी फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट 24 आवर। आफ्टर दैट यू आर रिफ्यूजिंग द पेशेंट, आप नहीं कर सकते। हां, ये अलग बात है, हमने एडमिट किया, हमने देखा भाई मेरे बस की बात नहीं है, नाउ आई कैन रिफ्यूज, ठीक है, आप मना कर सकता है डॉक्टर। यानी बोलन के मुकदमे में आउट ऑफ नॉर्थ ने डॉक्टर के 3 अधिकारों को मान्यता दी, और वो मान्यता हमारे देश में भी मिली, किसमें? हरिभाऊ, ठीक है, अच्युतराव हरिभाई खोडवा, और उसके बाद जैकब मैथ्यू। और जैकब मैथ्यू में जो कुछ डिसाइड हुआ वो हमने कल भी कहा कि आईएनएस मल्होत्रा वर्सेस डॉक्टर कृपलानी और मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक इसमें फॉलो हो गया है, इसलिए आज जैकब मैथ्यू देश का इस्टेब्लिश लॉ है। क्योंकि जब भी एक मुकदमा एक बार डिसाइड होगा और फिर वो आगे 2 मुकदमों में फॉलो हो जाएगा, तब उसे देश का इस्टेब्लिश लॉ कहा जाता है, जब तक कि वो मत दोबारा बदल ना जाए। इसीलिए एग्जामों में केस लॉ लिखने की जो पद्धति है, वो पद्धति ये नहीं कि आप 20 केस लॉ साइट करें। पद्धति यह है कि आप एक केस लॉ जिसमें मत प्रतिपादित हुआ पहली बार, और फिर 2 केस लॉ जिनमें वो फॉलो हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा था किसमें, डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन, उसमें जो आया वो, ठीक है, हेडले ब्रायन एंड कंपनी वर्सेस हेलर एंड पार्टनर लिमिटेड, ठीक है, और होम ऑफिस वर्सेस डॉर्सेट चैच कंपनी, 2 का उल्लेख यही करते हैं। उसके बाद तो डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन में जो पड़ोसी का सिद्धांत दिया गया, उसके आधार पर कब कब प्रतिकर दिलाना उचित नहीं होगा, उन बातों की व्याख्या जिन मुकदमों में हुई, वो चाहे यूमकुम येन का मुकदमा हो, चाहे डेविस वर्सेस रेडक्लिफ का मुकदमा हो, चाहे अल्कॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ द यॉर्कशायर पुलिस का मुकदमा हो, चाहे कालवेले वर्सेस द मर्सीसाइड पुलिस, चीफ कांस्टेबल ऑफ द मर्सीसाइड पुलिस, उसका मामला, उनका उल्लेख अलग कॉन्टेस्ट में होता है। प्रिंसिपल क्या है उसको बताने के लिए सिर्फ वो मुकदमा जिसमें वो लेट डाउन हुआ, और फिर जिन 2 में वो फॉलो हुआ। यही तरीका आपकी आकृति की किताबों में अपनाया गया है। आप उसमें ध्यान देकर उस तरीके को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किताब किस ढंग से लिखी गई, या ऑब्जर्व नहीं करते, ये आपका आउटलुक। लेकिन किताब लिखी इसी ढंग से गई है, क्योंकि लिखने का यही तरीका प्रॉपर है। तो आज मेडिकल नेग्लिजेंस का जो प्रश्न है वो मूलतः बोलन के बाद से ही डिसाइड होता है। बोलन के बाद में उसने कहा कि डॉक्टर, इसे डिस्क्रिप्शन है, वो उपेक्षा का दोषी नहीं माना जा सकता। वो रिफ्यूज कर दे कि हम नहीं देखेंगे, ठीक है, आप ये कहें कि ये देख लेते तो बच जाता, नहीं, और इन्होंने न देखकर उपेक्षापूर्ण आचरण किया है, इस वजह से वो नुकसान हुआ, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्यों? ही हैज द राइट। हम एबिलिटी रखते हैं, लेकिन हमें उपकरण भी चाहिए उस ढंग के। हम न्यूरो सर्जन है, एमआरआई मशीन ही नहीं। जब तक सिर का एमआरआई ना हो, हम क्या करेंगे? हम कार्डियक सर्जन हैं,
लेकिन जो स्टंट पड़ना है वो उपलब्ध ही नहीं, हम क्या करें? एंजियोग्राफी की व्यवस्था ही नहीं, तो एंजियोप्लास्टी हम क्या खाक करें? पहले एंजियोग्राफी से हम देखें तो ब्लॉकेज कहां है, तो हम रिफ्यूज करेंगे। अब यह भी हो सकता है कि भाई हायर सेंटर तक पहुंचने में आपको नुकसान हो जाए, तो इसमें भाई क्या किया जा सकता है? ये तो होगा। फिर दूसरी बात बोलम के मुकदमे में डिसाइड की कि अगर पेशेंट को ले लेता है डॉक्टर, इसके बाद मेडिकेशन क्या दिया जाए, यह भी उसी के डिस्क्रिप्शन की बात है, और मेडिकेशन किस प्रकार दिया जाए, दोनों बातें। क्या हमने ये तय किया रेनिटिडीन देना है क्योंकि हमें लग रहा है कि एसिड है पेट में जिसकी वजह से उल्टियां आ रही, ठीक है। रेनिटिडीन किस फॉर्म में दें? इंजेक्शन से दें, ठीक है ना, या हम ड्रिप लगा दें और ड्रिप की बोतल में इंजेक्शन दे दें। हम ओरल फॉर्म में टेबलेट रेनिटिडीन की या रेनिटिडीन का टिंचर, ठीक है ना, उसका सिरप ये दें, क्या, कैसे, यानी कोर्स ऑफ मेडिकेशन ये क्या हो और मोड ऑफ मेडिकेशन ये क्या हो, इन दोनों बातों के बारे में भी डॉक्टर विवेक का अधिकार रखता है। और अगर इन दोनों बातों के बारे में आप नेग्लिजेंस की शिकायत कर रहे हो कि कोर्स ऑफ मेडिकेशन और मोड ऑफ मेडिकेशन ये डॉक्टर ने गलत दिया, इसलिए हमें नुकसान हुआ और वो उपेक्षा का दोषी है, तो आपको साबित करना होगा कि जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन और जो मोड ऑफ मेडिकेशन उसने दिया, वो कोर्स ऑफ मेडिकेशन और वो मोड ऑफ मेडिकेशन चिकित्सा के पेशे में लगे हुए जो चिकित्सक वो उसे एक मान्य कोर्स ऑफ मेडिकेशन और एक मान्य मोड ऑफ मेडिकेशन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप इसे साबित करने में असफल हो, अर्थात डॉक्टर यह साबित करता है कि जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन, जो मोड ऑफ मेडिकेशन उसने दिया, वो भी चिकित्सा जगत में उस प्रकार के पेशेंट के लिए मान्य कोर्स ऑफ मेडिकेशन और मान्य मोड ऑफ मेडिकेशन है, ठीक है, तो चिकित्सक उपेक्षा का दोषी नहीं है। किसी कैंसर हुआ है, मान लीजिए उसे वोकल कार्सिनोमा हुआ है, वोकल कार्सिनोमा मीनिंग देयर बाय मुंह का कैंसर है। अब वोकल कार्सिनोमा की दशा में कुछ चिकित्सकों का मत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीमियोथेरेपी ये होनी चाहिए, और कीमियोथेरेपी से जब कैंसरस सेल पूरे बॉडी से, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, देन ऑपरेट ये करना चाहिए, और फिर रेडिएशन ये शुरू होना चाहिए। कुछ चिकित्सकों का मत है कि ना, जहां पर पकड़ लिया पहले ऑपरेट करो। क्यों? इसलिए क्योंकि सर्जन को हेल्दी स्किन चाहिए। आपने कीमियोथेरेपी से स्किन उस पर बैड इफेक्ट पहले ही डाल दिए, अब सर्जन क्या करे, ठीक है। अब ये दो मान्य मत हो सकते हैं और दोनों मान्य मत विरोधी हैं, लेकिन दोनों मान्य मत चिकित्सा के क्षेत्र में जो उस प्रोफेशन के लोग हैं वो एक मान्य मत के रूप में उस पेशेंट के इलाज के लिए स्वीकार करते हैं। चिकित्सक ने एक मोड ऑफ मेडिकेशन और एक कोर्स ऑफ मेडिकेशन को स्वीकार किया, आपको नुकसान हुआ तो क्या करें? वो बोलम का मुकदमा कहता है चिकित्सक पेशेंट को स्वीकार नहीं कर रहा तो भी वो उपेक्षा का दोषी नहीं। वो कोर्स ऑफ मेडिकेशन और मोड ऑफ मेडिकेशन इसका चुनाव करने में स्वतंत्र है। ये चिकित्सा की विधि यानी उपचार की विधि और उपचार दिए जाने का तरीका यानी कोर्स ऑफ मेडिकेशन और मोड ऑफ मेडिकेशन दोनों को देने में उसे पर्याप्त विवेकाधिकार है, और यह विवेकाधिकार आपात दशाओं में बहुत विस्तृत हो जाएगा। अगर वो देख रहा है एडवांस स्टेज है
तो फिर कुछ भी करेगा, ठीक है ना। तो ये अगर स्थितियां आपात है तब उसके विवेकाधिकार में बहुत वृद्धि हो जाएगी। और जो कुछ उसने किया अगर वह चिकित्सा जगत में एक मान्य तरीके के रूप में स्वीकार किया जाता है तो चिकित्सक उपेक्षा का दोषी नहीं है। यह बोलम के बाद में डिसाइड हुआ। बोलम के बाद में यह भी डिसाइड हुआ कि यही बात दवा देने में, इलाज में अंतर्निहित जो स्वाभाविक जोखिम है उनकी सूचना को पेशेंट को देने में भी लागू की जाएगी, केवल दवा देने में नहीं। अर्थात आप एक ऑपरेशन कराने आए चिकित्सक के पास, उसने खोला, उसने देखा अरे कुछ और भी है, ठीक है। अब आपको उसने फटाफट वो भी कर दिया क्योंकि वो इतनी खतरनाक बीमारी है। आप गए, वही कहते ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, गए तो कुछ और इलाज कराने थे, जब उसने पेट खोला तो पता लगा यहां तो कुछ और है या कुछ और भी है, और जो और भी है वो बहुत खतरनाक है। तो उसको पूरा हक है कि वो आपका, ठीक है, आपकी सम्मति के बिना भी उस चीज को, क्योंकि उन परिस्थितियों में वो गलत नहीं कर रहा है, वो नेग्लिजेंट नहीं है, ठीक है। तो बोलम के बाद में डिसाइड हुआ कि ये जो विशेषाधिकार है चिकित्सक का, ये सिर्फ दवा देने के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि जो इलाज के स्वाभाविक जोखिम है उनकी जो मरीज को सूचना देने का कर्तव्य है चिकित्सक का, उसके संबंध में भी लागू होता है। अर्थात तुम आए एक ऑपरेशन कराने, उस ऑपरेशन में 1%, 2% इस बात का भी रिस्क है कि तुम्हें कोई स्पेशल नुकसान हो जाए, लेकिन 99% नहीं होता। वो तो 1% की सूचना आपको नहीं दी, वो उपेक्षा का दोषी नहीं है, भले ही तुम्हें वो नुकसान हो जाए। जो 1% लोगों को सिर्फ होता है, आपको हो जाए एक्सीडेंटली, वो नहीं है उपेक्षा का दोषी। उन्होंने कहा कि यह विवेकाधिकार जो चिकित्सक का है, ये सिर्फ दवा देने के संबंध में नहीं है, ये इलाज के जो स्वाभाविक जोखिम है इनकी सूचना पेशेंट को कब कब दी जानी चाहिए, इस संबंध में भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल ये होना है इलाज। अक्सर आर्थोपेडिक इलाज होता है, उसमें फिजिकल फोर्स इस्तेमाल ही होता है, ठीक है। हालांकि अब बहुत घटाया है क्योंकि नई रिसर्चेस ये बताती हैं कि जैसे ही आप आदमी को पकड़ोगे उसका ब्लड प्रेशर अपने आप हाई होने लगेगा, ठीक है, उसे नुकसान हो जाने की संभावना। तो अब डॉक्टर बड़ा रिलैक्स करते हैं। आप कभी आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे या आपको कोई ईश्वर न करे कोई आर्थोपेडिक दिक्कत हो जाएगी तो तुमसे बातें करता रहेगा, मजे मजे बात करता रहेगा, और एकदम फट से 1 सेकंड, क्योंकि जो दर्द होता है वो तो बस 2 मिनट का, 1 मिनट का है, उसे तो अंदाज है ना कहां पर तुम्हें क्या करना है। उन्हें हाथ लिया, बातें करते रहे एकदम फट से कर दिया, ठीक है, जो कुछ उन्हें करना है। और जब तक तुम्हारा दर्द, और जैसे ही हड्डी सेगमेंट की वैसे दर्द बंद, आप जैसे चीखे उनका बस हो तो गया, आप क्या चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो ये तरीके वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिजिकल फोर्स भी कई बार इस्तेमाल होता है इलाज में। तो उनका फिजिकल फोर्स ये जो इस्तेमाल होना है, इसके संबंध में भी डॉक्टर विवेकाधिकार रखता है, वो आपको सूचना दे या ना दे, ठीक है ना। लेकिन एक बात कही बोलम में कि अगर फिजिकल फोर्स इस्तेमाल होना है और मरीज सम्मति देने में समर्थ है तो उसे फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी ये दे देनी चाहिए। ये तो पता ही होता है, आर्थोपेडिक बता देता है कि देखो भाई हड्डी, ठीक है, सेट तो करनी ही होगी,
ठीक है, ये आपको सूचना देनी है फिजिकल फोर्स की। आपने सम्मति देने में समर्थ भी है, फिजिकल फोर्स की सूचना भी नहीं दी, तब आप हमला और संप्रहार इसके भी दोषी हो सकते हैं। फिर तो हमला और संप्रहार भी माना जाएगा ना। हाँ, सम्मति देने में असमर्थ है मरीज, तब बात अलग हो जाएगी, तब उसके साथ जो हो उसकी सम्मति लीजिए। नहीं है तो फिर आपके पास, ऐसे तो आईपीसी में भी आपने देखा था 88 थी, 89 थी, और सम्मति देने में असमर्थ मरीजों के संबंध में 92 थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलम के बाद में भी उन्होंने कहा कि सम्मति देने में असमर्थ मरीज है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा यह है कि आप न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर लो। यह बोलम के बाद में डिसाइड हुआ, और ठीक इन सारी बातों को मान्य था, ठीक है। हमारे यहां जेकब मैथ्यू में मिली। बोलम के बाद में उन्होंने यह भी कहा, यह कैसे जाना जाए कि चिकित्सक ने जिस ढंग से इलाज किया, या चिकित्सक ने जितनी इंफॉर्मेशन इलाज में अंतर्निहित खतरों के बारे में मरीज को दी, उतनी जानकारी, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुए लोगों के द्वारा उतनी ही जानकारी मरीजों को दी जाती है, ठीक है। जो दवा उसने दी वो ठीक थी, ठीक है। फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करने के बारे में कहां तक, किस स्तर तक की सूचना ये पेशेंट को दी जानी चाहिए थी। सम्मति देने में असमर्थ मरीजों का उपचार करने में, ठीक है, क्योंकि सम्मति देने में असमर्थ मरीज भी है, लेकिन अगर उसकी मेंटल या फिजिकल जो हेल्थ है उसको तत्काल कोई बहुत खतरा नहीं है, तो आप, ठीक है, या तो उस मरीज के स्वयं सम्मति देने में समर्थ होने की प्रतीक्षा करें, या उसके किसी संरक्षक को आ जाने दें। लेकिन ऐसा न करके उसने कोई गलती नहीं की है, यह कैसे जाना जाए। तो बोलम के बाद में उन्होंने कहा था कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम गठित की जानी चाहिए, और उस टीम से पूछा जाना चाहिए कि ये जो कुछ इन्होंने किया, इस परिस्थिति में जितनी सूचना दी इलाज में अंतर्निहित खतरे की, सम्मति देने में असमर्थ मरीज का जिस परिस्थिति में इलाज शुरू कर दिया बिना उसकी सम्मति की प्रतीक्षा किए या संरक्षक की प्रतीक्षा किए, फिजिकल फोर्स के इस्तेमाल के संबंध में इन्होंने जितनी सूचना दी, क्या ये पर्याप्त थी? क्या इनके द्वारा अपनाया गया कोर्स ऑफ मेडिकेशन, मोड ऑफ मेडिकेशन ठीक था? ये कैसे जाना जाए। तो बोलम के बाद में सिफारिश हुई थी कि इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाए, और उस टीम से पूछा जाए, अगर वो ये कहे कि नहीं ये चिकित्सा जगत में, ठीक है, एक मान्य तरीका था, या चिकित्सा जगत में इतनी ही सूचना दी जाती है, या सम्मति देने में असमर्थ मरीज की शारीरिक और मानसिक दशा अगर ये हो तो वाकई उसे इलाज तुरंत मिलना चाहिए, तो फिर चिकित्सक उपेक्षा का दोषी नहीं है, भले ही मरीज को नुकसान भी हुआ है। ये 1957 में बोलम में डिसाइड हुआ। बोलम के आधार पर हमारे यहां पहला मुकदमा डिसाइड हुआ 1993। कौन था? अच्युत राव हरिभाई खोड़वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें कहा उन्होंने कि चिकित्सा जगत में किसी मरीज के उपचार के संबंध में विभिन्न मत हो सकते हैं। किसी का मत हो सकता है कि कैंसर है, तत्काल ऑपरेट करो, फिर रेडिएशन और कीमियोथेरेपी चलाओ। किसी का मत हो सकता है पहले कीमियोथेरेपी दो, पहले कैंसर सेल एक जगह आ जाए, फिर रेडिएशन दो, फिर कीमियोथेरेपी दो, फिर ऑपरेट करो। अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन, जो मोड ऑफ मेडिकेशन ये अपनाया गया, अगर वो चिकित्सा जगत में एक मान्य तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो फिर चिकित्सक उपेक्षा का दोषी नहीं है। 2005 आते आते इसमें पर्याप्त प्रगति हुई, और बोलम के बाद को, या बोलम के बाद में जो कुछ डिसाइड था वो एज सच हमारे यहां स्वीकार हो गया। और बोलम के बाद में जो कुछ डिसाइड था उसके एज सच स्वीकार हो जाने का प्रभाव ये आया कि आईएनएस मल्होत्रा
ठीक है, INS मल्होत्रा वर्सेस डॉक्टर कृपलानी और मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस, ठीक है, मोहम्मद इशफाक। इसमें स्थिति यहां तक आ गई कि मार्टिन एफ डिसूजा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट किसी भी न्यायालय के सामने, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट है और चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है चाहे कोई है, अगर किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट रेफर दैट कंप्लेंट बिफोर द बॉडी ऑफ ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स एंड ऑब्टेन देयर ओपिनियन। और अगर वो ये कहते हैं कि इस विशेष मामले में जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन था या जो मोड ऑफ मेडिकेशन था या इलाज में अंतर्निहित खतरों की जितनी जानकारी दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई, आदि आदि, केवल तभी, यानी अगर संक्षेप में कहें कि अगर ऐसे डॉक्टरों की जो टीम है वो ये डिसाइड करें कि वाकई डॉक्टर ने उस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जिस प्रकार से चिकित्सा जगत में लगे हुए लोगों को व्यवहार करना चाहिए था, या जिस प्रकार की दवा इस प्रकार की स्थिति में कोई चिकित्सक देता ही नहीं, इसने इस प्रकार की दवा दे दी, इस प्रकार का कोर्स ऑफ मेडिकेशन या मोड ऑफ मेडिकेशन अपनाया, केवल तभी उसे उपेक्षा का दोषी मानेंगे और केवल तभी डॉक्टर को सम्मानित याद करेंगे। और पुलिस अधिकारी भी केवल तभी डॉक्टर को अरेस्ट करेंगे या हैरेस्ट करेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज की मेडिकल नेग्लिजेंस की स्थिति यही है। और आपका INS मल्होत्रा के केस में तो 304A में जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई थी उसको क्वेश्चन किया है इसी आधार पर, क्योंकि कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की टीम की कोई राय ऑब्टेन नहीं की गई थी। और इंग्लैंड में तो बोलम के बाद अनेकों मुकदमे उन्होंने डिसाइड किए, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी किसकी, मेनार्ड वर्सेस मिडलैंड रीजनल हेल्थ अथॉरिटी। मेनार्ड के मामले में क्या हुआ था, मेनार्ड के मामले में शिकायत थी कि चेस्ट में दर्द है, प्लेंटिफ को चेस्ट में दर्द की शिकायत लेकर वो गया है। डॉक्टर्स उन्होंने उसे एग्जामिन किया और उन्हें लगा कि टीबी तो है ही, ठीक है, लेकिन इन्हें हॉजकिंस नाम का कैंसर ये भी हो सकता है। उन्होंने टीबी इसका टेस्ट प्रिस्क्राइब किया कि टेस्ट कराइए, और हॉजकिंस ऐसे नहीं पता लग सकता था। हमारे यहां भी आप जानते हैं कैंसर डायग्नोज करने की 2 विधियां हैं, एक बायोप्सी और दूसरा FNAC। FNAC में सिरंज ये डालते हैं संबंधित जगह और अंदर से जो कुछ निकलता है उसे परीक्षण के लिए भेजते हैं, और बायोप्सी में थोड़ा हिस्सा काटते हैं। और एक बार बायोप्सी या FNAC हो गई और अगर कैंसर के रिजल्ट आ गए तो फिर बहुत तेजी से काम करना पड़ता है डॉक्टर को, क्योंकि कैंसर सेल की ये नेचर उसकी प्रकृति है कि एक बार उसमें नश्तर लगने के बाद फिर वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, उसकी ग्रोथ की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए फिर डॉक्टर को तुरंत फैसले करने हैं, और बिना बायोप्सी बिना FNAC हम जान भी नहीं सकते कि किसी ग्लंट का नेचर क्या है। आखिर भाई ग्लंट है, कहीं पर गांठ है, ये गांठ ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, काली फैट की गांठ है, यानी जिसे चर्बी की गांठ आप बोलते हो, वो भी हो सकती है, और ये कैंसरस भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कैंसर जहां पर दिखाई देगा वो तो सेकेंडरी चीज होती है, यानी जहां पर आपको वो दिखाई देगा, इनफैक्ट वहां पर नहीं होता। यहां अगर दिखाई दिया तो वो यहां कहीं होगा, उसकी प्राइमरी ग्रोथ बहुत पीछे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ आपको दिखाई देनी शुरू होती है। जब तक दिखाई देनी शुरू होती है तब तक तो उसकी स्टेजेस आगे बढ़ चुकी होती है। अब डॉक्टर को बहुत तेजी से फैसले करने, ठीक है। तो अब अगर हाजकिंस है, हाजकिंस का कैंसर है, तो बिना ऑपरेट किए वो पता भी तो नहीं लग रहा कि है या नहीं।
आप जहां पर सीने के दर्द की शिकायत कर रहे हो वहां पर दो बातें, दो संभावनाएं हैं, या तो टीबी है और या हार्किंस है। तो मिडलैंड मेनार्ड वर्सेस मेनार्ड के मामले में क्या हुआ, मेनार्ड वर्सेस मिडलैंड रीजनल हेल्थ अथॉरिटी, इसमें उन्होंने क्या किया, टीबी का टेस्ट ये भी प्रिस्क्राइब कर दिया और हार्किंस उसके लिए, ठीक है, जो ऑपरेशन जरूरी था वो भी कर दिया। यानी हार्किंस को जानने के लिए कि है या नहीं है। अब जब खोल दिया तो पता लगा हार्किंस नहीं है। अब टीबी के टेस्ट का उन्होंने वेट नहीं किया, बाद में पता लगा टीबी ही है। अब हार्किंस के ऑपरेशन में इनकी वोकल कार्ड यानी स्वर ग्रंथि ये कट गई। वो एक स्वाभाविक, ठीक है, नुकसान था, स्वाभाविक संभावित नुकसान था जो इसमें हो सकता था। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन है, डॉक्टर को एबनॉर्मल सिचुएशन में फैसला करना है, ठीक है। उसने अगर आपको नहीं बताया कि आपकी वोकल कार्ड जा सकती है इसमें, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि इसमें उसने कोई गलती नहीं की। इलाज में अंतर्निहित खतरों के बारे में वही मापदंड लागू किया जाएगा जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन, मोड ऑफ मेडिकेशन के संदर्भों में लागू किया जाएगा। कोर्स ऑफ मेडिकेशन और मोड ऑफ मेडिकेशन के बारे में जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड क्या है कि मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े हुए लोग क्या उस कोर्स ऑफ मेडिकेशन को, क्या उस मोड ऑफ मेडिकेशन को इलाज का एक मान्य तरीका मानते हैं, वही स्टैंडर्ड यहां लागू किया जाएगा कि ऐसी स्थिति मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति के सामने होती तो क्या वो इसी प्रकार से व्यवहार करता? बिल्कुल इसी प्रकार से व्यवहार करता। भाई हार्किंस की तो उपेक्षा नहीं करता वो, डॉक्टर कैंसर की उपेक्षा तो नहीं कर देगा, ठीक है, उसने किया। हां, एक चीज तय है, रेस इप्सा लॉक्यूटा जो उपेक्षा के मामलों में बिरले लागू होने वाला सिद्धांत है, यानी परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, यह मेडिकल नेग्लिजेंस में भी लागू होता है। और अच्युतराव हरिभाई खोडवा इसमें यह लागू किया गया था और प्लेंटिफ को क्षतिपूर्ति मिली थी। अच्युतराव हरिभाई खोडवा में क्या किया था, ऑपरेट किया था पेट में और पेट में तौलिया छोड़ दिया और तौलिया छोड़ देने के कारण संक्रमण हुआ और बाद में डेथ हुई। तो यह माना गया कि भाई ये तो परिस्थितियां स्वयं बोल रही हैं कि यू आर नेग्लिजेंट, ये कौन करेगा। लेकिन मुकदमे में क्या हुआ, किसको मिला और किसको नहीं मिला, इससे हमारा कोई मतलब नहीं हो सकता। हमारे लिए विधि का नियम ये महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जो केस ला आए हैं उसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ठीक है आप इलाज में अंतर्निहित सारे खतरों की जानकारी पेशेंट को देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन अगर इलाज में अंतर्निहित खतरा ऐसा है जिसके बारे में पेशेंट को बता दिए जाने पर हो सकता है वो आपसे अधिक काबिल डॉक्टर की सलाह ले या हायर सेंटर जाए और फिर आपने उसे नहीं बताया, ठीक है ना, तो फिर आपको दायी होना भी पड़ सकता है। यानी अल्टीमेटली कोर्ट तय करेगा, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स का मत है कि ये मोड ऑफ मेडिकेशन, ये कोर्स ऑफ मेडिकेशन चलना चाहिए था। कुछ डॉक्टर्स का मत है कि नहीं, इस परिस्थिति में ये कोर्स ऑफ मेडिकेशन, ये मोड ऑफ मेडिकेशन दिया जाना भी ठीक था। ये सूचना इलाज में अंतर्निहित खतरे के बारे में दिया जाना कुछ डॉक्टर ठीक मानते हैं और कुछ कहते हैं नहीं भी दी गई तो भाई क्योंकि 1% 2% ही होता है, इसलिए नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं। इस संबंध में जो नवीन विकास हुआ है हिंदुस्तान में भी, उस नवीन विकास को स्वीकार किया गया। इंग्लैंड में भी हुआ, हिंदुस्तान में भी स्वीकार किया। किस मुकदमे में? समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा। इसमें उस नवीन विकास को सम्मति के बारे में स्वीकार किया है।
दोनों तरफ मेडिकल ठीक है टीम के मत हैं कि ठीक है इस प्रकार की सूचना नहीं भी दी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आपका यह भी है कि भाई देना चाहिए थी, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि संबंधित इलाज जो किया गया ठीक है उसमें जो अंतर्निहित खतरा था वो किस ढंग का था। अगर वो खतरा ऐसा था कि उससे जान ये भी जा सकती थी, प्राणघातक खतरा था, ठीक है ना, तो फिर आपको पेशेंट को बताना चाहिए, भले ही 1% वो खतरा पैदा होता है या उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी, तो आपको पेशेंट को बताना चाहिए, ठीक है, और उसकी सम्मति के बाद ही ठीक है उस खतरे को उठाने की ओर काम करना चाहिए। ठीक है, समीरा कोडी में हुआ क्या है, आपने लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ये किया है जिसे नसबंदी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, आपने लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया, कुछ और आपको दिखाई दिया, आपने यूट्रस रिमूव कर दिया। अब किसी महिला के लिए यूट्रस रिमूव हो जाना यह बड़ी बात है, और तो वो अनकॉन्शियस थी, उसके संरक्षकों की सम्मति ले ली गई थी। जो कोर्ट था उसने कहा कि भाई ठीक है इस बीमारी के कारण यूट्रस रिमूव करना ठीक हो सकता है, लेकिन चूंकि यह व्यक्ति के जीवन से संबंधित मामला है और अगर आप उसमें न करते यूट्रस रिमूव तो जो नुकसान था पेशेंट को वो ऐसा नहीं था कि उसके लिए प्राणघातक हो, तो उसके होश में आने की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और आपको उसकी सम्मति ले लेनी चाहिए थी, तभी करना चाहिए था ऐसा। और कोर्ट ने प्रतिकर अवार्ड किया, यानी आज की डेट पर यह ठीक है कि इलाज के लिए सम्मति देने पर इलाज में अंतर्निहित जो खतरे हैं ठीक है उनकी सूचना पेशेंट को न देना, यह भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि आखिर वो खतरा कै % उत्पन्न होता है और उस संबंध में विवेकाधिकार रहेगा चिकित्सक को, यह सही है, लेकिन चिकित्सक के लिए अधिक सुरक्षित यह है कि भले ही 1% भी खतरा हो तो भी वो देकर के सम्मति ले ले, क्योंकि सम्मति लेना उसके लिए सबसे सुरक्षित है। अगर सम्मति नहीं लेता, इंग्लैंड में भी एक मुकदमा आपकी किताबों में जो नए एडिशन की किताबें उनमें नोट, पेशेंट का इलाज किया गया, उसे कुछ नुकसान हो गया, उसने मुकदमा फाइल किया, उसने कहा इस खतरे के बारे में बताया नहीं था इन्होंने। सक्षम डॉक्टरों की टीम थी, उनका कहना था कि भाई इस प्रकार का खतरा 1% उत्पन्न होता है, इसलिए नहीं बताया तो कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ये सोच सकता है कि 99 लोगों को नहीं होता, इन्हें भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाई चांस इन्हें हो गया तो कोर्ट ने कहा नहीं, फिर भी आप कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन देने का कारण यह है कि अगर आप इन्हें बता देते तो हो सकता है अपना आदमी कहता नहीं भाई वो एमसीएच से फिर तो हम कराएंगे ऑपरेशन या हम हायर सेंटर जाएंगे, ठीक है, तो ये हो सकता बड़ी जगह जाते और वो खतरा बिल्कुल मेटरलाइज न होता, इन्हें नुकसान न होता। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप जितने खतरे बता सकते हैं बता दीजिए, ठीक है, आप जितनी सम्मति ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं लेते हैं इन केस तो फिर वोलम से ही डिसाइड होगा, तो फिर जैकब मैथ्यू से ही डिसाइड होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी न्यायालय ऐसा मान सकते हैं कि परिस्थितियों में ठीक है आपने जो सूचना नहीं दी उसके कारण आप उपेक्षा के दोषी, यह भी माना जा सकता है। आपके लिए बेहतर हमेशा यही है कि आप अधिकतम खतरे बता दें, लेकिन नहीं बताते तो आप मेडिकल नेग्लिजेंस ये तभी मानी जाएगी जबकि सक्षम डॉक्टरों की टीम ऐसा कहे कि ये मान्य तरीका नहीं है मेडिकल प्रोफेशन का। और अगर दोनों तरफ मत हैं तो फिर न्यायालय तय कर सकता है, वो एक मत को
ठीक है, ये मान सकता है कि ये अधिक उपयुक्त मत है परिस्थितियों में, ये मत अधिक उपयुक्त नहीं, ऐसा भी किया जा सकता है। दूसरे मुकदमे की हम लोगों ने चर्चा की थी, कौन सी, ठीक है, आपका सिडवे वर्सेस बेथलहम, ठीक है, रॉयल हॉस्पिटल गवर्नर्स। इसमें क्या हुआ था, कंधे और गर्दन में दर्द था वादी के। डॉक्टर ने जो आइडेंटिफाई किया था वो ये कि भाई डिस्क, ठीक है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिस्क निकालनी पड़ेगी। नर्वस सिस्टम, इसे नुकसान होने का खतरा था सर्वाधिक, और ये खतरा है ये बता दिया गया था वादी को। स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी, इसे नुकसान हो जाने का खतरा था, लेकिन 1% 2%, बस, इससे ज्यादा नहीं। इन्हें बाई चांस वही हुआ, नर्वस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये अपंग हो गई। फिर भी डॉक्टर को मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी नहीं माना, क्यों, इसलिए 1% 2% सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन ये पुरानी बात हो गई, नवीन व्यू ये है कि अगर ऐसी स्थिति है कि पेशेंट को गंभीर खतरा है तो आप बता दें, अन्यथा आप मेडिकल नेग्लिजेंस के दोषी हो भी सकते हैं। अगर पेशेंट ने यह तय कर दिया, अगर पेशेंट ने यह साबित किया कि अगर इन्होंने बताया होता हमें इस खतरे के बारे में, तो या तो हम ऑपरेशन कराते ही नहीं, अरे भाई थोड़े दर्द के साथ जिंदा रह लेते, ठीक है, विकलांग हो जाने से तो बेहतर है कि दर्द के साथ जिंदा रह लेंगे, दर्द उतना सीवियर नहीं हो रहा। या पेशेंट ने यह साबित कर दिया कि तब उस दशा में वो हायर सेंटर जाता, तो डॉक्टर को फिर उपेक्षा का दोषी माना भी जा सकता है। बेथलहम डिसाइड हुए, आपका सिडवे डिसाइड हुए, समय हो गया है। आज की पोजीशन यही है, आज आपको बता देना चाहिए। नहीं बताया तो उम्मीद यह है कि आप मेडिकल नेग्लिजेंस के दोषी नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर पेशेंट ने यह साबित किया कि आपके न बताने के कारण ही वो पेशेंट वो संबंधित उपचार के लिए राजी हो गया, अगर आप बताते हैं तो या तो वो अपनी प्रॉब्लम के साथ जिंदा रह लेता। अरे भाई बाल सफेद हो गए, अब मालूम पड़ा तुमने कहा कि ये मेडिकेशन किया जाएगा और उससे स्किन कैंसर हो जाने की संभावना है। अरे तो रहे बाल सफेद, कौन सी वो है, आदमी स्किन कैंसर का जोखिम तो नहीं ले लेगा। हो सकता है स्किन कैंसर होने की 1% संभावना हो, लेकिन 1% हमें हो तो सकता है, और हम दुर्भाग्यशाली साबित हुए। आप कहो कि साहब जो बोलम के मुताबिक, तो काहे का बोलम भाई, इसमें आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि इलाज न कराने से उसे जो नुकसान होगा और इलाज में जो अंतर्निहित खतरा है, अगर वो मैटरलाइज हो गया तो जो नुकसान होगा, इनमें ज्यादा क्या है, इसका भी तो ध्यान रखेंगे कि युक्ति संगत मनुष्य की तरह है। फिर मेडिकल नेग्लिजेंस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। हां, इससे पहले जो नवीन मुकदमे आए, इनसे पहले एक मुकदमा यह भी डिसाइड हुआ कि साहब लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया, ठीक है, वो सफल नहीं रहा, जबकि 10,000 ऑपरेशन में मात्र 60 या 70 ऑपरेशन असफल होते थे। उसकी सूचना नहीं दी गई थी, उसको भी नहीं माना उनका, भाई 60-70 असफल होते हैं 10,000 में, कौन बताए, इसकी सूचना नहीं दी गई। लेकिन जहां तक सम्मति देने में असमर्थ मरीजों के इलाज का सवाल है, उसमें डॉक्टर, ठीक है ना, तब दोषी माना जाएगा उपेक्षा का, जबकि मरीज सम्मति देने में असमर्थ है, लेकिन उसके जीवन को या उसकी मानसिक स्थिति को ऐसा कोई खतरा नहीं है कि उसका तत्काल इलाज किया जाना संभव हो, वो जरूरी हो, और डॉक्टर ने उसके सम्मति देने में समर्थ होने की प्रतीक्षा किए बिना या उसके संरक्षक के आगमन के बिना उसका इलाज शुरू कर दिया और उसका नुकसान ज्यादा हो गया। मतलब जिस नुकसान को बचाने, जिस नुकसान की स्थिति में इलाज शुरू किया गया, उससे ज्यादा स्थिति खराब हो गई, अब डॉक्टर नेग्लिजेंस का दोषी है।
जहां तक सम्मति देने में समर्थ मरीजों का प्रश्न है, तब तो आपको उनकी सम्मति लेनी ही है, अन्यथा तो आप हमला संप्रहार के दोषी होंगे। ठीक है ना? आप उपाहत्य आदि के दोषी तो उस प्रभाव से नहीं होंगे। ठीक है ना? आप हर्ट कारित करें, उपाहत्य की अंग्रेजी क्या है? हर्ट। आप हर्ट वेदर दैट इज सिंपल और ग्रीवियस इन नेचर, उसे कारित करने के दोषी ये तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आईपीसी में 88, 89, 92 ये सेक्शन मौजूद है, वो जनरल एक्सेप्शन है। और सेक्शन 6 के मुताबिक प्रत्येक अपराध की प्रत्येक परिभाषा जनरल एक्सेप्शन के अधीन है, तो वो अपराध हुआ ही नहीं। लेकिन आप सिविल लायबिलिटी के अंतर्गत तो आ सकते हैं, आपको प्रतिकर देने के लिए तो कहा जा सकता है क्योंकि वो हमला और संप्रहार इसे गठित कर देगा। अगर आपने सम्मति देने में समर्थ मरीज है उसकी सम्मति ये नहीं ली, लेकिन सम्मति देने में असमर्थ है, तो फिर उसकी जो शारीरिक दशा है, ये जो मानसिक दशा है, मानसिक दशा को और बिगड़ने से रोकने के लिए और शारीरिक दशा में सुधार लाने के लिए आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की सम्मति बिना लिए भी उपचार करना ठीक होगा, ठीक है, तो फिर आप उपचार कर भी सकते हैं। लेकिन वहां भी सुरक्षित आपके लिए यह है कि आप न्यायालय की परमिशन ले लो, सुरक्षित ये है। और इंग्लैंड में तो परंपरा बन गई है कि सुरक्षित वो क्या करते हैं, न्यायालय की परमिशन ले लेते हैं। ठीक है, ये सम्मति देने में असमर्थ मरीजों। अच्छा, सम्मति देने में असमर्थ मरीज है, उसके संरक्षक है, यानी अवयस्क है, सम्मति देने में असमर्थ है। अवयस्क भी दो प्रकार का हो सकता है। एक अवयस्क है जो इलाज की प्रकृति को जानता है, ठीक है ना, और इलाज में अंतर्निहित खतरों को समझ सकता है। कानून की दृष्टि से अवयस्क है, जैसे 16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, कानून की मुताबिक तो वो अवयस्क ही है, लेकिन इलाज में अंतर्निहित खतरों को समझ तो सकता है, तब उसकी सम्मति पर्याप्त होगी, तब उसकी सम्मति पर्याप्त है। और अगर वो सम्मति नहीं देता तो उसके संरक्षकों की सम्मति पर्याप्त है। लेकिन जब वो सम्मति देता है ना, उसके संरक्षक सम्मति देते हैं, तो फिर डॉक्टर अगर इलाज करना चाहता है उसका, तो कहां जाएगा? कोर्ट। और कोर्ट फिर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में जो उसके पास जुरिडिक्शन है सभी अवयस्कों के संरक्षण का, उसमें परमिशन दे सकता है। हमारे यहां भी, इंग्लैंड में भी, ठीक है, दोनों जगह ये परमिशन ग्रांट की जा सकती है। पागल है, विकृत है, उसके लिए इलाज करना है उसका, तब न्यायालय, तब आप न्यायालय जाएंगे और वहां से परमिशन लेंगे, ठीक है, और वहां से परमिशन मिलने के बाद ही आप उस विकृत चित्त व्यक्ति का इलाज करेंगे। हमारे यहां भी विकृत चित्तों के इलाज के संबंध में भारतीय पागलपन अधिनियम में इसी प्रकार के उपबंध किए गए, और इंग्लैंड में भी यही स्थिति है। अब अवयस्क का इलाज होना है, उसमें अवयस्क की मृत्यु का खतरा है, ये भी है। आपकी नई वाली किताबों में एक मुकदमा नोट है, क्या हुआ, दो बच्चे पेट से परस्पर जुड़े हुए जुड़वा पैदा हुए। अब उनमें से दोनों को अगर ऑपरेट करके अलग किया जाता है तो एक जीवित रहता है, एक मर जाता है। एक तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने लायक थे और एक मर जाता निश्चित, ठीक है। मां बाप ने ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया। बच्चे तो नवजात हैं, इनके द्वारा सम्मति देने का तो प्रश्न ही नहीं है। न्यायालय के कोर्ट ऑफ जो ट्रायल कोर्ट था उसने परमिशन ग्रांट की कि कर दिया जाए अलग अलग, भले एक की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ऑफ अपील के समक्ष संभव प्रश्न यह था कि जिंदा रहने का हक तो दोनों को बराबर है। अब ये वैसी स्थिति पैदा हुई जिस स्थिति के संबंध में सेक्शन 81 आईपीसी प्रावधान करती है, बड़ी है कहानी को निवारित करने के लिए, क्योंकि मेडिकल साक्ष्य मौजूद था कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो विद इन 6 और 7 मंथ दोनों बच्चे मर जाएंगे।
तो फिर कोर्ट ऑफ अपील ने डिसाइड किया कि नहीं, मां बाप की परमिशन हो ना हो, बच्चे परमिशन देने लायक हो ना हो, संरक्षक के तौर पर न्यायालय परमिशन देगा और ऑपरेट किया गया। जो होना था वही हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति उभर रही कि सम्मति देने में असमर्थ जो मरीज हैं, न्यायालय की अनुमति यह प्राप्त करना सुरक्षित है डॉक्टर के लिए, ताकि उसके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप न लगे। लेकिन अगर वो मेडिकल नेग्लिजेंस, अगर वो सम्मति देने में असमर्थ मरीज का उपचार ये करता है विदाउट, ठीक है, न्यायालय की परमिशन के, क्योंकि हमेशा मामला ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा मामला स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जिसमें न्यायालय की परमिशन का इंतजार ये हो सके। इमीडिएट स्टेप्स ये लिए जाने की स्थिति ये भी हो सकती है। और उन दशाओं में डॉक्टर अगर कोई स्टेप लेता है सम्मति देने में असमर्थ मरीज के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, इंप्रूव करने के लिए, फिर मरीज को नुकसान भी हो जाए, तो डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी नहीं है। अब एक विषय और बचता है कि क्या डॉक्टर उस दशा में मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी माना जाएगा जो दशा मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाई गई थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस जब पिक्चर शुरू होती है तब आप देखते हैं कि एक आवाज आपको सुनाई दी कि ये हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे करके, और वो आवाज अंत में पिक्चर जब आप पूरी देख लेते तो वो उस ऑब्जेक्ट की दिखाई जाती है जिस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, संजय दत्त वो व्हील चेयर पे बैठे हुए दिखाते हैं, वो ये ऑब्जेक्ट ठीक हुआ है और वो सारी कहानी सुना रहा है, क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस एक फ्लैशबैक में बनी हुई पिक्चर है। देखा था आपने? तो वो जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी है जिसके बारे में डॉक्टर्स की राय ये है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है, ऐसा व्यक्ति इलाज के लिए लाया गया है और उसका इलाज करने से डॉक्टर ने इनकार किया। क्या डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी है? क्योंकि मर तो जाएगा वो, ठीक है भाई, जब आप इलाज ही नहीं दे रहे तो मरेगा तो है। यह प्रश्न उठा था एरेडल वर्सेस एरेडल एनएचएस ट्रस्ट वर्सेस ब्लेंड, एरेडल एनएचएस ट्रस्ट वर्सेस ब्लेंड, ये मुकदमे का नाम है इंग्लैंड में, और उसी सिद्धांत को हमारे यहां भी फॉलो करें। एरेडल एनएचएस ट्रस्ट वर्सेस ब्लेंड में कोर्ट ने यह कहा कि अगर स्थिति यह है कि डॉक्टर इस निष्कर्ष पर है कि हम कितनी भी दवाएं प्रशासित करें, हम कुछ भी कर लें, इस व्यक्ति की स्थिति में सुधार ये संभव नहीं है, तो फिर डॉक्टर अगर इलाज करने से इनकार कर रहा है, ठीक है, तो भी वो चाहे व्यक्ति सम्मति देने में समर्थ हो और चाहे सम्मति देने में असमर्थ हो, तब भी वो मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी नहीं है, ठीक है ना। और अगर एक वयस्क है जो सम्मति देने में समर्थ भी है और वो ये डॉक्टर से कह रहा है कि आप जीवन रक्षक प्रणाली हटा दीजिए हमारे से, और डॉक्टर उसकी जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाता है, तो डॉक्टर कोई दोष नहीं ही कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है और सम्मति देने में असमर्थ मरीज है और जैसा वो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है और उसकी जीवन रक्षक प्रणालियों को डॉक्टर हटाता है इस निष्कर्ष के कारण कि वह ऐसा मानता है कि इसमें कोई सुधार संभव नहीं है। वो मानता है, अंतिम नहीं, यानी वही बात वही रहेगी कि मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुए लोगों की राय यही है उस व्यक्ति के बारे में कि इसमें कोई सुधार संभव नहीं, तो भले ही फिर वो सम्मति देने में असमर्थ भी क्यों न हो, उसकी जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने पर भी, ठीक है, डॉक्टर हत्या करने का ये दोषी नहीं माना जा सकता, ना किसी मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी माना जा सकता है, क्योंकि उसने जीवन रक्षक प्रणाली हटाई है। मृत्यु तो उसकी अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति इसकी वजह से हुई है। जीवन रक्षक प्रणाली, क्योंकि हम में से किसी को जीवन रक्षक प्रणाली की जरूरत तो नहीं है,
क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है। तो मृत्यु तो उसके कारण हुई ना, इसके कारण थोड़ा ही हुई। अब एक बात बचती है कि अगर डॉक्टर एथुनेशिया यानी सुखद मृत्यु इसमें किसी की सहायता करता है, कोई पॉजिटिव स्टेप उठाकर, क्योंकि ज्ञानकौर में कहा कि आदमी को गरिमापूर्ण ढंग से मरने का भी हक है। ठीक है, गरिमापूर्ण ढंग से जिंदा रहने का, गरिमापूर्ण ढंग से मरने का हक है। और गरिमापूर्ण मरने इसीलिए मृत्युदंड कैसे देते हैं? गले से लटकाकर, हाथ से लटकाकर नहीं देंगे। ठीक है, हाथ से लटका दो तब भी तो मर ही जाएगा बिना खाना पानी के, भाई बहुत दिन जिंदा थोड़ी रहेगा। लेकिन गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु, ठीक है, यह होनी चाहिए। तो डॉक्टर किसी को गरिमापूर्ण मौत देने के लिए अगर पॉजिटिव स्टेप उठाए तो क्या वो नेग्लिजेंस का दोषी होगा? तब होगा। ठीक है, यद्यपि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस बात को मान्यता मिली है कानूनी कि अगर आदमी सम्मति देने में समर्थ है और अपनी इच्छा से उसकी इच्छा से वो कह रहा है या नहीं, ये उसके संबंध में मनोचिकित्सक का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि इसकी जो मेंटल कंडीशन है एकदम फिट। वो अपनी मेंटल कंडीशन के संबंध में मनोचिकित्सक का प्रमाण पत्र ये प्रस्तुत करने के उपरांत अगर अपनी सम्मति से डॉक्टर से कहता है कि हमें, ठीक है, कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए, और डॉक्टर ऐसा करते हैं, तो दुनिया के कुछ देशों में, ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत में, हालैंड में, ठीक है, कुछ बहुत लिमिटेड जगह पर इसको कानूनी मान्यता मिली है। लेकिन हिंदुस्तान में इसको कोई कानूनी मान्यता नहीं है। डॉक्टर पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाएगा, यानी कोई दवाई नहीं देंगे, ये पॉजिटिव स्टेप उठाना है। जीवन रक्षक प्रणाली को अलग कर देना, इसे पैसिव एथुनेशिया कहते हैं। ठीक है ना, हमने जीवन रक्षक प्रणाली हटाई, दिया कुछ नहीं। ठीक है ना, तो अगर जीवन रक्षक प्रणाली हटाता है डॉक्टर तो भी वो मेडिकल नेग्लिजेंस का दोषी नहीं है। यानी मेडिकल नेग्लिजेंस इसे निर्धारित करने का मापदंड ये नहीं है कि डॉक्टर ने जो कोर्स ऑफ मेडिकेशन या मोड ऑफ मेडिकेशन दिया उससे खराब या अच्छा कोर्स ऑफ मेडिकेशन या मोड ऑफ मेडिकेशन भी मौजूद था, और डॉक्टर ने एक पर्टिकुलर, एक विशेष कोर्स ऑफ मेडिकेशन या मोड ऑफ मेडिकेशन को पेशेंट को दिया, या उसने इलाज में अंतर्निहित खतरों की पूरी जानकारी सिलसिलेवार पेशेंट को नहीं दी, और जो उसे नुकसान हुआ इलाज से, तो डॉक्टर नेग्लिजेंट मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने जो कुछ किया वो नेग्लिजेंस की परिभाषा में है या नहीं, ये तभी माना जाएगा कि वो सब कुछ जो डॉक्टर ने किया एक पेशेंट के प्रति, वो उस प्रोफेशन में लगे हुए लोगों के द्वारा एक मान्यता प्राप्त व्यवहार नहीं है। पेशेंट को यह साबित करना होगा कि चिकित्सक ने उसके साथ जो व्यवहार किया वो चिकित्सा जगत में उसके समान पेशेंट के साथ एक मान्यता प्राप्त व्यवहार नहीं है। और अगर वो ये साबित करने में सफल हुआ, यानी नेग्लिजेंस प्रूव करने का भार किस पर होगा? ठीक है, इस पेशेंट पर जो वादी बनकर न्यायालय के समक्ष होगा। क्यों? साबित करने के सामान्य नियम, साबित करने के भार के संबंध में जो सामान्य नियम है वो कहां है? 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी तक 25 जुलाई, 1 जुलाई के बाद क्या होगा देखेंगे। अभी तक कहां है 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम? उसमें लिखा है जो ये चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे, वो साबित करे कि वो जो कुछ कहता है उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व रहा है। आप कहते हो नेग्लिजेंस, आप साबित करो, ठीक है, कि डॉक्टर नेग्लिजेंस का दोषी, अर्थात वह उस व्यवहार का आपके प्रति करने का दोषी है जो आप जैसे पेशेंट के प्रति चिकित्सा जगत का एक मान्य व्यवहार नहीं है। और उसे साबित करने के लिए बोलन, और इसके बाद हमारे देश में जैकब मैथ्यू, और जैकब मैथ्यू के बाद मार्टिन एफ डिसूजा। इसमें डॉक्टरों की टीम ये तय करे
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ये तय करे कि यस वाकई जिस प्रकार की स्थिति पेशेंट के साथ थी उस प्रकार की स्थिति में उस प्रकार के पेशेंट के साथ डॉक्टर ने जो व्यवहार किया वह चिकित्सा जगत का मान्य व्यवहार नहीं है। ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस, ठीक है, इन केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, अदरवाइज कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब जो विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों की जो उपेक्षा है जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है वो कौन सी रह गई? वकीलों की उपेक्षा, बैंकर्स, इनकी उपेक्षा। जहां तक बैंकर्स का सवाल है तो बैंकर्स के संबंध में क्या स्थिति है? आप बैंकर्स के पास जाकर अपना धन भी जमा करते हो, पैसा जमा करते हो इस विश्वास के साथ कि बैंक आपके द्वारा जमा धन को सुरक्षित रखेंगे, इसी विश्वास पर जमा करते हो ना। आप उनकी विशेषज्ञता पर विश्वास करते हो कि वे पैसे से व्यवहार करने में कुशल लोग हैं और ऐसा उन्होंने प्रदर्शित किया है। उन्होंने आपको चेकबुक जारी की है, उनके द्वारा चेकबुक जारी किया जाना यह विविक्षित घोषणा है कि चेक अगर आपके द्वारा ही साइन होकर उनके पास जाएगा तो ही वे चेक के बियरर को पैसा देंगे। ये उनकी ओर से घोषणा है, ठीक है, जो उन्होंने अप्रत्यक्ष की है बिना बोले। आप क्यों दे रहे हैं चेकबुक? आप कहिए कि नहीं नहीं हर बार पैसा लेने आप ही आएंगे। आप चेकबुक दे रहे हो, इसका मतलब आप ये घोषणा कर रहे हो कि जाली चेकों की पहचान में आपको विशेषज्ञता हासिल है, ठीक है ना। अब अगर जाली चेक पेमेंट हो गया बैंक से तो ग्राहक दोषी नहीं माना जाएगा, बैंकर ही दोषी माना जाएगा, ठीक है। ग्राहक केवल दो दशाओं में, ठीक है, दोषी माना जा सकता है। आपने चेक ऐसे निर्मित किया स्वयं कि आपने बस साधारण सावधानी और दक्षता जो जाली चेक बनने को रोक सकती थी उसका प्रयोग भी नहीं किया। आपने ऐसे चेक निर्मित किया, जैसे आप कैसे लिखते हो 1000 रुपए आपको चाहिए, 1000 आपने लिखे और फिर ऐसे लाइन लगा देते हो ताकि उसके आगे कुछ बढ़ाया ना जा सके और उसके आगे फिर डैश आप ऐसे लगा देते हो। ये सामान्य सतर्कता थी, ये सामान्य सावधानी थी, आपने वो भी नहीं की। अब वो जाली बन गया, 1000 आपने लिखे, उन्होंने 10,000 कर दिया, एक जीरो और आगे बढ़ा दिया। अब साइन तो आप ही के है, राइटिंग तो आप ही की है। अब इस दशा में बैंकर अगर भुलावे में पड़ गया और उसने भुगतान कर दिया तो ग्राहक बैंकर से कुछ नहीं पाएगा, लेकिन वो अपनी चेकबुक कहीं रखकर भूल गया। उसने चेकबुक बैंकर द्वारा बताए गए तरीके से लॉकर में नहीं रखी या लॉकअप में नहीं रखी या संदूक में सुरक्षित नहीं रखी और इस वजह से चेकबुक किसी के हाथ में पड़ गई और उसने फर्जी चेक बना लिए और वो चेक भुगतान हो गए। बैंकर दायी है ग्राहक के प्रति। यह आपका सजेशन है कि चेक सुरक्षित रखिए, ये सुझाव है बैंकर का, जिसे न मानने के लिए ग्राहक पूरी तरह स्वतंत्र है। ग्राहक ने इसलिए पैसा आपको दिया कि आप ऐसा घोषित कर रहे हैं कि हम पैसा ठीक प्रकार से सुरक्षित रखने में और आपके द्वारा आदेशित व्यक्तियों को ही देने में सक्षम और समर्थ है। इसलिए आपका दायित्व है कि अगर फर्जी चेक आया है भुगतान के लिए तो आप पहचाने। कैसे पहचानेंगे आप जाने, क्योंकि आप विशेष योग्यता और दक्षता इसे रखने का दावा करते हैं,
ठीक है, बैंकर भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं जो विशेष योग्यता और दक्षता रखने का दावा करते हैं और उनके इस दावे पर विश्वास करके लोग उनके पास अपना धन जमा करते हैं, और अगर वे इस विश्वास का भंग करते हैं या उस उचित दक्षता और कुशलता का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें विफल रहते हैं, तो वे दोषी माने जाएंगे। भले ही हाँ, एक बात है कि अगर आप ही ने कोई कमी उसमें ऐसी कर दी चेक में, ठीक है, जिससे उसका जाली हो जाना बड़ा आसान था, आप बड़ी आसानी से उसका जाली होना रोक सकते थे, आपने नहीं रोका, या आपको पता लग गया कि जाली हमारा चेक बन सकता है, यानी चेकबुक खो गई, तो आपने बैंकर को सूचना भी नहीं दी, तब आप दोषी हैं। इन्हीं दो स्थितियों में केवल बैंकर ग्राहक के प्रति उपेक्षा के आधार पर दायी नहीं है, अन्यथा बैंकर ग्राहक के प्रति जाली चेक के मामले में हमेशा दायी है। बैंक यह तर्क नहीं ले सकता कि हर महीने आके अपना अकाउंट चेक कर लेते तो पता लग जाता। बैंक यह भी तर्क नहीं दे सकता कि हमने इन्हें बैंक स्टेटमेंट भेजा था, उसमें अमुक चेक के भुगतान उसके बारे में हमने कहा था, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्वयं उपेक्षा की बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन करने में, और अगर ये उसी क्षण बता देते तो हो सकता हम पैसा रिकवर कर लेते, कुछ नहीं, क्योंकि ग्राहक इस बात के लिए कर्तव्यबद्ध बिल्कुल नहीं है कि वो हर माह बैंक स्टेटमेंट का अध्ययन करे। मतलब हम तुम्हारे यहां पैसा जमा करें फिर एक मुनीम मुंशी भी रख लें, भाई फिर तो हमें एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक मुनीम रखना पड़ेगा कि हम बैंक से होने वाले सारे आर्थिक व्यवहारों की जांच करें बैठ के। तो अच्छा खाता हमने खोल लिया, ठीक है। इन सब तर्कों के आधार पर बैंक ग्राहक के प्रति दायी न माना जाए, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो विशेष दक्षता और कुशलता रखने का दावा करते हैं, और जब दावा करते तो उन्हें उस कुशलता और दक्षता का प्रयोग करना होगा। ग्राहक इस बात के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है कि वो बैंक जाए। ग्राहक बैंक से पूछ रहा है कि अमुक व्यक्ति, ठीक है, इसकी जो सॉल्वेंसी है, इसकी जो शोधन क्षमता है कैसी है, या तो आप बताइए मत, या तो आप बताइए मत। और अगर आप ये जानते हैं कि अगर हमने इसकी सॉल्वेंसी, इसकी शोधन क्षमता के बारे में बताया और ये विश्वास करेगा, ठीक है, अगर आप ये जानते हुए किसी व्यक्ति की शोधन क्षमता के बारे में किसी व्यक्ति को बताते हैं और वह आपके यानी बैंकर के कथन पर विश्वास करता है और बाद में वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट अगर अर्थात दिवालिया ये निकलता है, उसकी शोधन क्षमता ठीक नहीं निकलती, तो भी बैंकर दायी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी बैंकर चूंकि विशेष कुशलता, विशेष निपुणता ये रखने का दावा करते हैं। आजकल एक फैशन और शुरू हो गया है, एसबीआई लाइफ और जाने कौन कौन सी स्कीमें बैंक बताता कि इसमें आप इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर बैंक ने, ठीक है, कोई कंसल्टेंसी खोल रखी है, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट कराने के संबंध में, तो फिर बैंक ग्राहक को हुई क्षति के लिए उपेक्षा के दोषी माने जा सकते हैं। यानी बैंकर भी उन व्यक्तियों के अंतर्गत है जो विशेष कुशल और दक्ष माने जाते हैं, और वे भी अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार में उपेक्षा के दोषी माने जा सकते हैं। कब? तब जबकि वे, ठीक है, ग्राहक के साथ संव्यवहार में उस कुशलता का प्रयोग नहीं करते जिसके होने का वे दावा करते हैं। यह भी बैंक को दायी बना देगा कि मेरे खाते में पर्याप्त पैसा है और हमने चेक लिखा और आप कह दें अनसफिशिएंट बैलेंस है और डिसऑनर कर दें चेक, तो भी बैंक दायी है, क्योंकि इससे मेरी साख समाज में प्रभावित होती है, लोग हमें देंगे नहीं फिर कुछ पैसा, ठीक है ना। तो जो विशेष ज्ञान और विशेष दक्षता इन पेशों को अपनाने वाले लोग हैं, वे उपेक्षा के कब कब दोषी हो सकते हैं। हम लोगों ने मेडिकल नेग्लिजेंस और बैंकर्स की नेग्लिजेंस के संबंध में देखा, बचा वकीलों की नेग्लिजेंस जो
मैन्युफैक्चरर है, मरम्मत करता है, उनके नेग्लिजेंस के बारे में उस पर हम लोग कल चर्चा करके ये चैप्टर खत्म होगा, हमें ऐसा लगता है।